दोस्तों नमस्कार। 24 अकबर रोड यह कांग्रेस का पता है, कांग्रेस हेडक्वार्टर का यही एड्रेस है और इस पते पर आजकल खामोशी है, सन्नाटा है। राज्यों में चुनाव हार क्या मिल गई, सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सामान्य दिनों में यहां बहुत शोर मचता हो, लोगों की आवाजाही जबरदस्त होती हो। सिर्फ एक ही मौका ऐसा होता है जब यहां पर तमाम नेता अपने चेहरे के साथ पहुंचते हैं, जब राहुल गांधी वहां पर मौजूद हो और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो या फिर उनकी आवाजाही जिस दिन हेडक्वार्टर में हो रही होगी, नेता अपने चेहरे के साथ पहुंचते हैं क्योंकि चेहरा मायने रखता है। और कल यहां पर इसलिए नेताओं की भीड़ होगी कि जो हार छत्तीसगढ़ में मिली, मध्य प्रदेश में मिली, राजस्थान में मिली, वजह क्या थी? क्या कोई रिपोर्ट मंगाई जाए या कोई कमेटी बैठा दी जाए? यह सवाल कोई भी कर सकता है, लेकिन 24 अकबर रोड की एक खासियत है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर बैठने वाले लोग जो पदों पर बैठे हैं, उन पदों के इर्द गिर्द जो प्रभावी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम अध्यक्ष के इर्द गिर्द हैं, जो कहते हैं कि हम जनरल सेक्रेटरी के इर्द गिर्द हैं, जो कहते हैं कि हम कांग्रेस के हर उस अधिकारी के इर्द गिर्द एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और हमारे बगैर आप उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। और यह बात किसी सामान्य जन के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेसियों के लिए ही है, जो अलग अलग प्रांतों से यहां चल कर आते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको भी 2-3 जगहों से कुछ बाधाएं पार करनी पड़ती है और उसके बाद ही मुलाकात हो पाती है। यह सामान्य दिनों की परिस्थिति नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त की है जब जहां जिस राज्य में चुनाव हो रहे हों, वहां के लोग अगर हेडक्वार्टर पहुंचे और जिससे मिलना चाहते हो, वो पदाधिकारी उसकी अपनी राजनीतिक जमीन चाहे कुछ ना हो, लेकिन वह राजनीतिक जमीन पर खड़े लोगों को या कांग्रेसियों को सामान्य तौर पर मिलने की इजाजत यूं ही नहीं देता है। वहां तक पहुंचने के बीच में जितनी बाधाएं होती हैं, पार करना पड़ता है। तो 24 अकबर रोड, इसकी पहली खासियत, जनता के बीच का नेता या जनाधार जिसका है, अगर वह इस देश के किसी भी प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कांग्रेसी है, तो उसके लिए ये बाधाएं बढ़ जाएंगी। उसके खिलाफ हो सकता है हवा बहने लगे और बार बार ये हवा बहते बहते निर्णायक मंडल जो भी मौजूद होगा, जो अपने आप में पद पर बैठने की स्थिति में हमेशा इसलिए रहना चाहता है क्योंकि यही उसकी ताकत है, तो इस ताकत का इस्तेमाल 24 अकबर रोड के भीतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जमीन से जुड़े नेता, उनकी पहुंच पकड़ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह दिल्ली वालों को कुछ समझेंगे ही नहीं, पदों पर बैठने वाले कांग्रेसियों को कुछ समझेंगे ही नहीं। गाहे बगाहे जो चेहरे नजर आते हैं टीवी पर आपको, जो प्रवक्ताओं के तौर पर हैं, आप कह सकते हैं उनकी मौजूदगी भी जरूरी नहीं कि आपको इस 24 अकबर रोड के भीतर हर दिन दिखाई दे जाए। उनके लिए समय फिक्स होता है, वो आते हैं, जिस कार्यक्रम में बैठना होता है वहां सीधे चले जाते हैं, एक तैयारी करके आते हैं, जो पूरा का पूरा रोल तैयार होता है कि कौन कहां जाएगा, वह भी जरूरी नहीं कि हेडक्वार्टर में बैठकर कोई तय कर रहा हो, वह भी अपने घर में बैठकर तय किया जा सकता है। और कम्युनिकेशन का दौर है तो सूचना फोन से दी जा सकती है। तो इस 24 अकबर रोड का महत्व क्या है? और कांग्रेस का यह हेडक्वार्टर है और राजनीतिक तौर पर इस देश में अब उसके पास 2 ही राज्य बचे हैं, एक तरफ कर्नाटक और दूसरा तेलंगाना, नया राज्य आया है। आप कहेंगे जी नहीं, हिमाचल को भी गिनिए, तो हिमाचल को भी गिन लिया जाता है कि चलिए 3 राज्य हो गए। लेकिन बात राज्यों की नहीं है, बात उस परसेप्शन की है जो कांग्रेस ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने अपनी छवि अपनी यात्रा के जरिए बदली, एक संघर्ष किया और उसके बाद अपनी छवि को इस तरीके से गढ़ा कि इस देश के भीतर में अगर लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है तो उस लोकतंत्र को ना खत्म होने देना या फिर उससे टकराने की परिस्थिति में राहुल गांधी खड़े हैं। यही वो छवि है जो छवि इंडिया को कांग्रेस की छतरी तले लेकर आ गई। लेकिन अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है जो 24 अकबर रोड के बाहर का है। यह इंडिया से जुड़ा सवाल है
और यह समझना होगा कि इससे पहले हम कांग्रेस और आने वाले वक्त की राजनीति की नब्ज को पकड़ने की दिशा में बढ़ें, एक बात जहन में रख लीजिए। अगर इस देश के भीतर में ईवीएम के जरिए डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है तो एक झटके में छिटपुट आवाज नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या इंडिया हो, वो 24 अकबर रोड हो या आने वाले वक्त में जो इंडिया का दफ्तर खोलने की स्थिति में पूरा इंडिया ग्रुप आ रहा हो। तय करना होगा कि 2024 का चुनाव ईवीएम से अगर नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बैलेट से पेपर से होगा तो चुनाव लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को खुले तौर पर इंडिया इन बात को लिखकर दे सकता है और इस देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर भी नहीं है कि अगर खर्चा बैलेट पेपर का ना उठा पाए, और वक्त शायद इतना कम भी नहीं है कि बड़ा लंबा वक्त गिनेगा बैलेट पेपर की गिनती में, तो यह फैसला इंडिया को लेना होगा, कांग्रेस को लेना होगा। अन्यथा फिर वही स्थिति 2024 में आकर खड़ी हो जाएगी। सवाल उसके आगे बढ़े उससे पहले हमें लगता है कि एक आवाज अब सुन लीजिए कांग्रेस के महासचिव का, केसी वेणुगोपाल। हारने के चंद घंटों के बाद ये पार्लियामेंट में नजर आते हैं। पार्लियामेंट के भीतर सवाल पूछा जाता है उनसे, क्या कहेंगे? वो कहते हैं जीत हार होती रहती है। वो यहां तक कहते हैं इन 3 राज्यों में जीत तो हमें 2018 में मिली थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा में हम सिर्फ 3 सीट जीत पाए, एक तरफ मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और 2 सीट छत्तीसगढ़ के भीतर। इसलिए जीत हार की समीक्षा तो होगी, लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता है इस तरीके से सवाल करना। आपकी रुचि जाग गई होगी, कांग्रेस की यह नब्ज है। पहले आप इसे सुनिए, उसके बाद कांग्रेस को डिकोड आज किया जाएगा। No, we will going to analyze what happened exactly in the state. We are going through a thorough examination, and we'll come with clear facts. But that doesn't mean that every election, when an election lose, you will become that anti-incumbents is not a factor. Whenever election win, different words. तो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, आपको हर महत्वपूर्ण पर्चे पर इनका हस्ताक्षर दिखाई देगा। हर जगह पर इनकी मौजूदगी होगी, जहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी होगी वहां ये नजर जरूर आएंगे। सवाल परसेप्शन का है, उस कांग्रेस के परसेप्शन का जो लड़ती हुई दिखाई क्यों नहीं दे रही है, और अगर कोई लड़ रहा है तो वह सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों है। दूसरा सवाल, इस दौर में आप क्या क्या बदलेंगे? क्या एक सवाल यह भी है कि दरअसल उम्रदराज लोगों को हटा दीजिए, नई पीढ़ी को लेकर ले आइए और नई पीढ़ी अपने तौर पर संघर्ष के रास्ते चल पड़ेगी? तो फिर युवा कांग्रेस कहां पर गई? वो युवा कांग्रेस जिसकी पहचान ही तेवर के साथ इस देश की सड़कों पर होती थी, क्या वो एनजीओ में तब्दील हो गई? जो इस देश के दुख दर्द पर मलहम लगाती हुई हर उस जगह पे नजर आने लगती है, क्या यह सच है? और अगर यह सच है तो इसको बदलकर आप क्या करना चाहते हैं? तीसरी बात, जो भी मेंबरान इस दौर में दिल्ली के भीतर पदों पर बैठे हैं और उन पदों के इर्द गिर्द सिर्फ 2-2 लोगों को चुनते चले जाइए और बनाइए कि अच्छा कांग्रेस अध्यक्ष के करीब यह 2 लोग हैं, महासचिव के करीब यह 2 लोग हैं, इस दौर में प्रवक्ताओं के भी कुछ करीब लोग हैं तो यह 2 लोग हैं, और उस पूरी की पूरी साइकिल को आप घुमाना शुरू कीजिए। और उसके बाद एक सवाल यह सोचिए और पूछिए कि राज्यों के भीतर जनाधार प्राप्त जो नेता होता है उसको उतनी अहमियत क्यों नहीं दी जाती है, और अगर दी जाती नहीं है तो उसके बाद उन राज्यों में कांग्रेस की पहुंच और पकड़ कैसे होगी? यह पहला सवाल आप इन सब से पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल, कांग्रेसियों को ही कांग्रेस दफ्तर में जाकर अपने अध्यक्ष से मिलना हो या फिर जिन नेताओं से मिलने की चाहत जो पदों पर बैठे हैं वहां मुश्किल हालात क्यों आते हैं? यह भी तय कर सकते हैं, उसमें मुश्किल क्यों होनी चाहिए? तीसरा सवाल, इस दौर में कांग्रेस ने खास तौर से जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस दौर में कांग्रेस हेडक्वार्टर यानी 24 अकबर रोड का दरवाजा इस देश के लिए खोलने की स्थिति में कांग्रेसी क्यों नहीं आए? इस देश के तमाम लोग जो वैचारिक तौर पर और हो सकता है जो राजनीतिक तौर पर भी
मौजूदा मोदी सत्ता के खिलाफ हों या उनको लग रहा हो कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो खड़ी हो जाए तो इस देश के भीतर में लोकतंत्र बच जाएगा। तो क्या वो दरवाजे खुले क्यों नहीं? किसी को इस दौर में शामिल किया गया या राजनीतिक तौर पर तिकड़मों का दौर इस दौर में कांग्रेस के भीतर ही पदों को लेकर चलते रहा, जैसे उन्हें कोई पद मिल जाए तो उसके बाद क्या मुख्यमंत्री और क्या कोई नेता कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि दिल्ली में बैठकर अगर इस देश की सियासत को साधना है वह भी कांग्रेस के लिए, कांग्रेसियों के जरिए और कांग्रेसियों के ऊपर थोप कर, तो फिर इससे बेहतरीन पद क्या हो सकता है? तो क्या सब कुछ एक झटके में खत्म कर देना चाहिए या फिर संगठन ही ऐसा तैयार करना चाहिए जो दिल्ली में बैठा हुआ नजर ना आए बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में चलता हुआ नजर आए, उसकी मौजूदगी जनता के बीच रहे, और जिसकी मौजूदगी जनता के बीच नहीं होगी वो पद पर नहीं है, लेकिन दिल्ली में बैठकर, पदों पर बैठकर और पद के इर्द गिर्द 24 अकबर रोड के इर्द गिर्द ही अपनी महत्ता को दिखाना जताना, क्योंकि 24 अकबर रोड के भीतर से रास्ता 10 जनपद का भी जाता है, और जब जब 10 जनपद की मौजूदगी 24 अकबर रोड में होती है तो वो बाहर के रास्ते नहीं होती है, वो अंदर से ही चलकर अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस अंदर से अंदर की परिस्थितियां क्या समूचे कांग्रेस के भीतर समा चुकी है? और इस मिथ को तोड़े कौन? किसका नाम लीजिएगा और क्यों लीजिएगा? किसी का नाम लेने की जरूरत यहां पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का अपना परसेप्शन कांग्रेसियों के लिए क्या है और क्यों है, इस सवाल को समझने के लिए एक झटके में आपको सामने खड़ी बीजेपी को देखना ही होगा। सवाल नॉर्थ साउथ का नहीं है, सवाल भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद के परिणामों का नहीं है, सवाल इस दौर में गांधी नेहरू परिवार का जिक्र करते हुए उस कांग्रेसी को पुनर्जीवित करने का भी नहीं है, सवाल सॉफ्ट हिंदुत्व का भी नहीं है, सवाल इस दौर में ओबीसी या फिर जनगणना, जातीय आधार पर और न्याय की मांग और उसके नारे, उसका भी नहीं है। सवाल तो सिर्फ एक है कि कांग्रेस है कहां पर? वो कांग्रेस जिसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी के भीतर छात्रों को साथ जोड़ने से शुरू होती है, और वह भी पश्चिम बंगाल से। एओ वहां से शुरुआत करते हैं और इस देश के भीतर हर मुद्दे को लेकर कमरों में बैठकर कांग्रेसियों ने वकालत नहीं रची, उन्होंने अपने तौर पर जनता के बीच सरोकार बनाए और जनता से जुड़ने का प्रयास लगातार किया। सबको पता है कि इस दौर में मीडिया की भूमिका क्या है, फिर भी उसका विकल्प सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा थी जिसमें राहुल गांधी निकले, और आखिर में मीडिया की जरूरत उस भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने की दृष्टि से सामने आ गई। हो सकता है तो फिर अलग अलग पंचायत हो, गांव हो, जिले हो, राज्य हो, उसकी राजधानी हो, वहां पर इस देश के बड़े बड़े कद्दावर कांग्रेसी नेता जो पदों पर बैठे हैं वो वहां पर नजर क्यों नहीं आने चाहिए और क्यों नहीं आते हैं? एक व्यक्ति ने जानकारी दी कि मणिकम टैगोर, जो कि कांग्रेस के इस समय लोकसभा के विप भी हैं, तेलंगाना कांग्रेस के जब प्रेसिडेंट होते थे तो उस दौर में दिल्ली के भीतर बैठे कद्दावर नेता जो पदों पर हैं लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक जमीन नहीं, वो हटाना चाहते थे रेवंत रेड्डी को, जो इस दौर में मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इन्होंने जबरदस्त वकालत की, राहुल गांधी को समझाया, राहुल गांधी समझ गए और उसके बाद इन्हें हटा नहीं पाया गया। दूसरी चर्चा निकलती है इसी 24 अकबर रोड के भीतर से कि रेवंत रेड्डी अगर मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो यह तो जनता के बीच के व्यक्ति हैं, उसके बाद तो यह दिल्ली वालों को कुछ पूछेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? मुश्किल सवाल है। तो मुख्यमंत्री इनको ना बनने दिया जाए, यह भी सवाल उठा। तीसरा सवाल, जब सचिन पायलट लड़ाई लड़ रहे थे तो अक्सर वो कहते थे कि दरअसल उनके अपने मुख्यमंत्री ने सारे पदों पर बैठे कांग्रेसियों को खरीद लिया है। यह खुले तौर पर बात नहीं थी, लेकिन इतने लोगों से बात थी कि सब किसी को पता था कि अच्छा ऐसी परिस्थिति होती है। कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के लोग और कांग्रेसियों के जरिए ही चीजें, ऐसी राजनीति भी साधी जाती है। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि कांग्रेस हेडक्वार्टर बीजेपी हेडक्वार्टर की तुलना में जनता के ज्यादा करीब जरूर है, क्योंकि बीजेपी की तो 5 मंजिली इमारत पूरी तरीके से एसी है, शानदार कमरे हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, आवाजाही विदेशी लोगों की होती है, तमाम राजदूत वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन कांग्रेसी दफ्तर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन कांग्रेसी दफ्तरों में बैठे हुए जो नेता हैं ये चार्टेड से ही घूमते हैं क्या? चार्टेड इनको कौन व्यवस्था करता है?
किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहां का जो सबसे करप्ट व्यक्ति होगा उसके साथ उनकी तस्वीर उभरकर सामने क्यों आ जाती है। और एक तरफ राहुल गांधी अगर करप्शन से लड़ने का जिक्र करते हैं और कमीशन का जिक्र करते हैं, तो क्या कांग्रेसी राज्यों के भीतर यह परिस्थिति खत्म हो गई है? और अगर खत्म होने का दावा किया जा रहा है तो ऐसी बहुतेरी तस्वीर क्या सामने लाई जा सकती है? जो दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की मौजूदगी पदों पर थी, वो वहां पर करप्ट लोगों के साथ थे, तो परसेप्शन क्या बनेगा? और खुद जब अपने तौर पर कांग्रेस पहचान नेहरू गांधी परिवार से अगर है, तो राहुल के इर्द गिर्द का जो तबका होगा उसमें अगर उन लोगों की मौजूदगी होगी जिनकी पहचान जनता के बीच करप्ट होने के तौर पर है, जिनकी अपने नेटवर्थ किसी भी बीजेपी के नेटवर्क से ज्यादा होगा। यह अलग है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड कमजोर होगा, मुफलिसी में होगा, गरीबी में होगा बीजेपी हेडक्वार्टर की तुलना में, लेकिन उनके भीतर बैठे हुए लोगों की ताकत अकूत है। तो परसेप्शन क्या बनेगा और परसेप्शन कैसे बनेगा? दूसरा सवाल, या कहें तीसरा सवाल। बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं है, यह सही है, लेकिन क्या जिस दिन दक्षिण भारत में उसने कदम रख दिया तो क्या बीजेपी के सामने कांग्रेस वहां टिक पाएगी? यह सवाल खोजने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में एक तरफ केसीआर थे, दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी थे, एक कैंडिडेट बीजेपी का भी था। यह पहली बार था कि राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य का होने वाला मुख्यमंत्री आमने सामने है, और तेलंगाना की जनता और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मानकर चल रहे थे कि जो जीता वही मुख्यमंत्री हो जाएगा, लेकिन दोनों हार जाते हैं और बीजेपी का एक उम्मीदवार जीत जाता है। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि अब शुरुआत तो इस देश के भीतर में दक्षिण भारत को साथ जोड़ने की बीजेपी अपने तौर पर करने वाली है। 18 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी काशी में होंगे तो वो वहां से दक्षिण के काशी यानी तमिलनाडु का जिक्र करेंगे, और तमिल संगमम का जो जिक्र है और वहां पर सर्ववेद महामंदिर का जो उद्घाटन है, उसके साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ बीजेपी जोड़ना चाहती है, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को काउंटर कैसे कर पाएंगे? कांग्रेस के पास कौन सा वो तीर है जिसके जरिए वह इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि निशाने पर तो इसके साथ ही दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, और इसके बाद जब जनवरी के महीने में अयोध्या में रामलला के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसके बाद आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम क्या है? वह तो समूचे देश के भीतर इसी हिंदुत्व को राजनीतिक तौर पर पहुंचाने का काम करेंगे, यानी दक्षिण भारत को अपने साथ लेने की परिस्थिति अयोध्या और राम मंदिर के जरिए शुरुआत होगी। तो फिर कांग्रेस के सामने प्रोग्राम क्या है? क्या कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कमलनाथ वाला है? इस दौर में जो राष्ट्रवाद की परिभाषा और हिंदुत्व की परिभाषा बीजेपी ने अपनी राजनीति को साधने के लिए गढ़ी, उसमें राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। वो नफरत की राजनीति को काउंटर करने के लिए सड़क पर नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस का अपना परसेप्शन, उसका अपना विजन, अगर इन 3-4 राज्यों के चुनाव के बाद कोई पूछे तो एक ही लाइन में कहा जा सकता है कि पहली बार कांग्रेस वोटरों को लुभाने के लिए बहुत कुछ देने को तैयार है। भारत की राजनीति में इस दौर में मोदी सत्ता से ज्यादा कौन दे सकता है? और गारंटी वो यूं ही नहीं दे रहे हैं। तो सवाल वैकल्पिक राजनीति का है या इस दौर में कांग्रेस के उस परसेप्शन को जीवित करने का है जो कांग्रेस की पहचान के साथ इस देश के भीतर लोगों का जुड़ाव रहा है। इस दौर में 24 अकबर रोड का दरवाजा तो बंद ही रहा बाहर के लोगों के लिए, वैचारिक तौर पर भी लोग साथ कैसे जुड़ें, और सारी बातें जब सिमटते सिमटते चुनाव परिणाम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए और वहां पर चुनाव परिणाम ये निकल कर आए कि आप हार गए, तो उसके बाद कौन सी सियासत और कौन सी राजनीति बचेगी? सवाल यह नहीं कि समीक्षा होगी तो उसके बाद कोई कमेटी बैठेगी। सवाल यह भी नहीं कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर हर कोई अपनी रिपोर्ट दे कि ईवीएम ने खेल कर दिया। सवाल सिर्फ इतना ही भर है कि जो चाहिए वो चाहिए, अगर ईवीएम नहीं चाहिए तो इस देश में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की पूरी राजनीति अगले 6 महीने क्या इस पे टिक सकती है? किसी एक मुद्दे के साथ लंबे वक्त तक संघर्ष करने की परिस्थिति में कांग्रेस क्यों नहीं आ पाती है? उसकी बड़ी वजह
क्या दिल्ली में बैठे हुए, पदों पर बैठे हुए 24 अकबर रोड के हेडक्वार्टर के भीतर वो प्रभावी लोग तो नहीं है, जिनके पार दूसरा कोई कांग्रेसी है भी वो दिखाई ही नहीं देता है? या अलग अलग राज्यों में उसी तर्ज पर छत्रपों ने भी अपनी आप को तैयार किया, अपने लोगों को तैयार किया, और वह एक ऐसे किले को बना चुके हैं जिसको भेद पाना किसी भी एक आम कांग्रेसी के लिए मुश्किल होता है। तो अपने लिए दरवाजे बंद हैं तो वोटर के लिए कहां से खुलेंगे? और बड़ी बात यह है कि हर पुरानी परिस्थितियों को नए तरीके से परिभाषित करते हुए कांग्रेस को बचाने का रिवाज आज का नहीं है। यह बीते 10 बरस से बार बार चला है। सबसे कमजोर कांग्रेस सबसे मजबूत बीजेपी के सामने इस दौर में कैसे खड़ी हो, यही सवाल उनके भीतर से गायब है। अपने आप को खड़ा करना और अपने पद को बरकरार रखना, इस मशक्कत में और कोई बीच का रास्ता निकालना जिससे कमेटी और समीक्षा और आने वाले वक्त में कोई नई फिलॉसफी को उभार पाने की सोच भर हो, इससे आगे बात जा नहीं पा रही है। किस किस का नाम लिया जाए, किसकी किसकी क्या कमजोरी है? हिंदी नहीं बोल पाता है फिर भी इस देश के भीतर उसी की पहचान है, यह कहा जा सकता है। जिक्र यहां पर महासचिव का कर सकते हैं। या फिर दक्षिण भारत के लोगों को संवाद की स्थिति में क्या उत्तर भारत के कांग्रेसियों के साथ संवाद बना पाने की स्थिति में और राजनीति साध पाने की स्थिति में कांग्रेस के भीतर ही कुछ परिस्थिति है, या वो भी नहीं है? किसी भी 5 मुद्दे को चुन लीजिए, वो किसान से जुड़ा हुआ हो, या महिला से जुड़ा हुआ हो, वह इस देश के युवा बेरोजगारों से जुड़ा हुआ हो, वह इस देश की दिहाड़ी मजदूरों से या मनरेगा तक से जुड़ा हुआ हो, और पांचों को जब एक साथ कीजिएगा तो हो सकता है आपके सामने बड़ा सवाल। कहेंगे लोकतंत्र तो होना चाहिए, तो लोकतंत्र को ही मान लीजिए और ईवीएम को उससे जोड़ दीजिए, चुनाव आयोग को जोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को जोड़ दीजिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस को जोड़ दीजिए। शुरुआत तो हो। जब तक ये नहीं तब तक चुनाव नहीं। क्या जरूरी है? इस देश के भीतर कांग्रेस लड़ते लड़ते हांफने लगे, और हांफने के बाद वह रोती हुई दिखाई दे, और अगर ना रोए तो बहाने बनाए, और बहाने भी ना आ पाए तो फिर आइडिया ऑफ इंडिया निकल कर आ जाए। लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया तो संघर्ष का भी नाम था। वो संघर्ष कहां पर है? देखें कल की बैठक में कुछ निकलता है, या फिर बीच का रास्ता अपनाकर अपने अपने पदों पर बरकरार रहते हुए कोई बड़े निर्णय से बचने की स्थिति में हर कोई आएगा और राहुल गांधी को बताएगा और अपने चेहरे के साथ आएगा, ये कहते हुए कि देखिए ऐसा होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।